1965 की, जब कुछ अमेरिकी माउंटेन क्लाइंबर्स और उनके साथ कुछ भारतीय क्लाइंबर्स हिमालय की एक खतरनाक चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तेज हवाएं चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। उनके क्रैम्पन्स मतलब कि कांटेदार जूते जो बर्फ से मुश्किल से चिपक रहे थे। मंजर ऐसा था साहब कि एक भी गलत कदम और सीधे 2000 फीट नीचे गिरना तय था। इन क्लाइंबर्स को एक खास मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन उनके साथ जो सामान था उसकी असली सच्चाई उन्हें कभी बताई नहीं गई। और अगर उस सामान को कुछ भी हो जाता तो इसके नतीजे भारत के लिए बहुत ही भयानक हो सकते थे। ये लोग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले थे कि सारा सामान पहाड़ पर छोड़कर वापस लौट आने का आदेश भी आ गया। तो सवाल यह है कि वो खतरनाक सामान क्या था और इन्हें वापस लौटने का आदेश क्यों दिया गया था, और नेहरू की वो कौन सी शर्त थी जिसने इस मिशन को सालों तक रोक दिया। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब के साथ और भी दिलचस्प किस्से। दरअसल साहब, चीन के उस वक्त के परमाणु परीक्षणों ने अमेरिका को बेचैन कर दिया था और यूएस चीन की इस टेस्टिंग की जासूसी करना चाहता था। अब चूंकि अमेरिका के क्षेत्र से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो भारत की जमीन से इसको पूरा करना चाहता था। और इस मिशन की भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इसमें भारत की तरफ से भी कुछ चुने हुए लोग शामिल थे। कहा जाता है कि पूरी सरकार में बहुत कम ही लोग ये बात जानते थे कि असल में क्या होने जा रहा है। खैर, ये चुने हुए पर्वतरोही अमेरिका की एक गुप्त लैब में बनाए गए स्नैप 19C नामक एक पोर्टेबल न्यूक्लियर जनरेटर, जिसका वजन करीब 50 पाउंड था, यानी समुद्र तट पर रखी एक बड़ी गेंद जितना, जिसे उत्तराखंड यानी तब के उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर यानी नंदा देवी की चोटी पर लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ताकि वहां से चीन की सैन्य गतिविधियों और बातचीत पर सीधी नजर रखी जा सके। लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। अंतिम पड़ाव से पहले ही बर्फीला तूफान आ जाता है, बादल नीचे उतर आते हैं और नंदा देवी सफेद धुंध में पूरी तरह गायब हो गई। तूफान इतना खतरनाक था कि आगे बढ़ना तो छोड़िए, खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। इन लोगों के साथ हो रही दिक्कतों को नीचे एडवांस बेस कैंप में बैठे मिशन के सबसे सीनियर भारतीय अधिकारी कैप्टन MS कोहली सब कुछ देख रहे थे। हालात बिगड़ते देख उन्होंने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। कैंप 4, ये एडवांस बेस है, क्या आप सुन पा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर कैंप 4, क्या आप वहां हैं? और आखिरकार स्टैटिक के बीच एक हल्की फुसफुसाहट। हाँ, ये कैंप 4 है। उस पल कैप्टन कोहली के पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, और अगर क्लाइंबर्स ऊपर रुकते तो अपनी जान गंवा बैठते, अगर नीचे आते तो मिशन अधूरा रह जाता। और फिर कैप्टन कोहली ने वो फैसला लिया जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उन्होंने तुरंत वापस आने का उन्हें आदेश दिया, बिना समय बर्बाद किए। अपने आदेश में कोहली कहते हैं, उपकरण को सुरक्षित रख दो, उसे नीचे मत लाना, यानी वो न्यूक्लियर जनरेटर वहीं पर छोड़ दो। और फिर टीम ने वही किया जो उन्हें आदेश दिया गया था। उन लोगों ने न्यूक्लियर जनरेटर बर्फ की चट्टानों में छुपाया और फिर नीचे उतर आए। लेकिन यहां पर मिशन खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली खौफ शुरू हुआ। जिस न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं उसमें मौजूद था PU-239 यानी प्लूटोनियम 239, वो एलिमेंट जिसका इस्तेमाल नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में हुआ था। और उससे भी ज्यादा मात्रा में था PU-238, एक बेहद शक्तिशाली रेडियो एक्टिव केमिकल। यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की गई? इसका जवाब है, इसे खोजने की कोशिश सिर्फ एक बार नहीं हुई, बल्कि 3 बार हुई। अब इस घटना के अगले ही साल यानी 1966 में टीम वापस से उसी जगह पर गई थी। लेकिन जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई। जिस जगह पर न्यूक्लियर जनरेटर को बांधा गया था वो हिस्सा ही उस जगह पर नहीं था। बचे थे तो बस कुछ तारों के टुकड़े और साथ में एक ठंडी दहशत। न्यूक्लियर जनरेटर जैसे डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट के इस तरह गायब हो जाने के बाद अलग अलग थियरीज दी जाने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि वो जनरेटर ग्लेशियर के गहरे हिस्से में धंस गया, क्योंकि वो गर्म था, बर्फ को पिघलाता हुआ नीचे चला गया। कुछ कहते हैं कि एवलांच उसे बहा ले गया, क्योंकि वो खतरनाक उपकरण करीब 60 साल पहले खो गया और उसका कोई भी निशान आज तक नहीं मिला है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई।
मिशन इस तरह फेल होने के बाद भी अमेरिका यहीं पर रुका नहीं। उसने फिर से नंदा देवी पर 1967 में एक नया स्टेशन लगाया। लेकिन जब पर्वतारोही कुछ समय बाद वहां पर लौटे तो उन्होंने देखा जनरेटर बर्फ को चीरता हुआ नीचे एक गुफा में समा चुका था, जैसे वो खुद को छुपा रहा हो। आखिरकार 1968 में उस स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की जिद यहीं पर खत्म नहीं हुई। 1973 में फिर एक और इंस्ट्रूमेंट लगाया गया और इस बार वो काम हो गया जिसके लिए इतनी मशक्कत की गई। इस उपकरण ने चीन की न्यूक्लियर टेस्टिंग गतिविधियों के सिग्नल पकड़ लिए। लेकिन तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जो काम एंटीना लगाकर करना पड़ता था उसके लिए सैटेलाइट आ चुकी थी। अब कायदे से तो अमेरिका को रिलैक्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि नंदा देवी में खोया जनरेटर इतना खतरनाक था कि उसे भी खोजना बहुत जरूरी था। और इसके लिए 1967 और 1968 में अभियान भी चलाए गए थे। अल्फा काउंटर, इंफ्रारेड सेंसर, माइन स्वीपर, दूरबीन, हर पॉसिबल तकनीक इस्तेमाल की गई थी साहब। लेकिन हर बार नतीजा पहले एक्सपीडिशन की तरह ही रहा, यानी कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था, नंदा देवी में खोया हुआ वो न्यूक्लियर जनरेटर आखिर गया कहां? और इस सवाल ने इस कहानी को एक साधारण मिशन से दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों में तब्दील कर दिया। कहानी में तब नया मोड़ आ गया जब सालों बाद बिशप नेशनल ज्योग्राफिक के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के बोजमैन यानी मोंटाना के एक पुराने गैराज से इस मिशन से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे। इसके बाहर आ जाने के बाद दुनिया को पता लगा कि कैसे अमेरिका सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। रिकॉर्ड्स के अनुसार उस वक्त ऐसा मिशन खुलेआम नहीं चलाया जा सकता था, तो अमेरिका ने इसे एक वैज्ञानिक अभियान की तरह दिखाया और इसके सूत्रधार बने बैरी बिशप। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। अमेरिका ने जिस बैरी बिशप को टीम का चेहरा बनाया था वो पहाड़ों पर तकनीकी चढ़ाइयां नहीं कर सकते थे, क्योंकि एवरेस्ट में हुए फ्रॉस्ट बाइट से उनके पैरों की उंगलियां खत्म हो गई थी। मतलब अमेरिका जिस काम के लिए इतनी मशक्कत कर रहा था वही काम बिशप नहीं कर पाते। लेकिन अमेरिका के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अब इस मिशन से पीछे हटने का मतलब था साहब चीन को खुलेआम मैदान दे देना। सो अमेरिकी एजेंसी ने बिशप को सबसे अच्छे और भरोसेमंद माउंटेनियर्स की टीम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी कि भाई इसी दौरान बिशप की मुलाकात उस पर्वतारोही से हुई जो मौत के करीब रहकर काम कर चुका था। उस शख्स का नाम था मैकार्थी और इन्हीं के जैसे कुछ और जाबाज क्लाइंबर्स को टीम में शामिल किया गया। अमेरिकी टीम रेडी होने के बाद सीआईए ने मदद के लिए भारत का रुख किया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रशिया का ज्यादा करीबी माना जाने वाला इंडिया अमेरिकी एजेंसी सीआईए के साथ काम करने के लिए क्यों रेडी हुआ? इस पर एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी आर.के. यादव ने बताया कि चीन के लगातार परमाणु परीक्षण करने से भारतीय सरकार का डर बहुत जायज था, क्योंकि चीन ने भारत को 1962 में पहले ही बुरी तरीके से हरा दिया था। इसलिए भारत इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गया और इसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैप्टन कोहली को इस मिशन की जिम्मेदारी दी, जो कि एक रिस्पेक्टेबल नौसैनिक अधिकारी जो 7 साल की उम्र से पहाड़ चढ़ रहे थे और कुछ वक्त पहले ही उन्होंने 9 भारतीय पर्वतारोहियों को एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाकर इतिहास रचा था। अमेरिकी क्लाइंबर्स के अलावा कुछ चुनिंदा भारतीय क्लाइंबर्स की टीम भी बनाई जा रही थी, जिसमें सोनम ग्यात्सी, हरीश रावत, सोनम बांग्याल और जीएस भंगू शामिल थे। और फिर इस टीम को सीआईए ने अलास्का में विशेष ट्रेनिंग भी दी। इस मिशन के लिए इन्हें पूरी तरीके से तैयार किया गया। खैर, इस मिशन के दौरान एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी हुआ। जब पर्वतारोहियों के लिए हवाई मार्ग से खाने का सामान गिराया जा रहा था तो उसमें अमेरिकी बियर की क्रेट्स भी थी। जब ये क्रेट्स गिरी तो कई बियर के डिब्बे टूट गए और इधर उधर बिखर गए। सोनम ग्यात्सो को यह बहुत बर्बादी लगी, तो उन्होंने एक एक करके बियर पीनी शुरू कर दी। कैप्टन कोहली बताते कि ऐसा करके उन्होंने बियर की 9 या 10 बोतलें खत्म कर दी। इसके बाद कैसे भी करके उन्हें रोका गया। कैप्टन कोहली के अनुसार शराब सोनम ग्यात्सो की सबसे बड़ी कमजोरी है। साल 1983 में यही उनका मौत का कारण भी बना। खैर, इस मिशन को शुरू करने का अमेरिका ने सोचा कैसे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका आइडिया अमेरिका को सोवियत संघ से आया और ये कोई मजाक नहीं है, सच है। आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई भारत, चीन, अमेरिका के बीच ये सोवियत संघ कहां से आ गया? तो चलिए पहेली को भी सुलझाते हैं। जो काम दरअसल अमेरिका चीन के लिए करने की प्लानिंग कर रहा था, वही काम सोवियत संघ अमेरिका के साथ कर रहा था।
मतलब कि साहब सोवियत संघ की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की मिसाइल और स्पेस टेस्ट को ट्रैक करने के लिए अलग अलग रणनीतिक इलाकों में टेलीमेट्री स्टेशनों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। यह तरीका सोवियत संघ के लिए कारगर साबित भी रहा था। इसी वजह से सीआईए ने भी चीन के लिए इसी मॉडल को दोहराने की कोशिश की थी। अब यहां तक तो सब काम बहुत ही आसानी से हो गए, लेकिन इसके बाद सीआईए के सामने सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि इस टेलीमेट्री स्टेशन को लगाया कहां जाए। इसके लिए सीआईए ने पहले तो डिसाइड किया था कि भाई कंचनजंगा पर लगाया जाएगा, जो एवरेस्ट और केटू के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन इस मिशन में शामिल भारतीयों ने सीआईए के इस प्लान को मानने से इनकार कर दिया। तो सवाल उठता है कि क्यों? तो इसके पीछे का कारण भारतीय दल ने बताया कि यह बहुत ही सेंसिटिव सैन्य क्षेत्र में आता है और उस समय तक कंचनजंगा पर सिर्फ एक बार चढ़ाई हुई थी। इसी बीच चीन ने दूसरा और भी बड़ा परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद तो साहब अमेरिकी एजेंसी में तहलका ही मच गया। वो लोग जल्दी से जल्दी टेलीमेट्री स्टेशन को स्थापित करना चाहते थे। फिर डिसाइड हुआ कि इसे नंदा देवी पर्वत पर लगाया जाएगा, लेकिन यहां भी पहुंचना आसान नहीं था। 25,645 फीट की ऊंचाई वाले नंदा देवी पहाड़ पर पैदल पहुंचना बेहद खतरनाक था। इस पर प्रसिद्ध प्री वॉर ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूग रटलज ने कहा था कि नंदा देवी तक पहुंचना नॉर्थ पोल से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भारत के भीतर और चीनी सीमा के ऊपर खड़े इस ऊंचे पहाड़ की रणनीतिक अहमियत इतनी थी कि साहब कैप्टन कोहली की आपत्तियों के बावजूद सीआईए ने इसे ही चुना। लेकिन यह अमेरिका का दूसरा प्रयास था। उससे पहले नेहरू के शासनकाल में भी चीन की जासूसी करने का एक प्रयास किया गया था। अमेरिका के राजदूत जॉन कैनेथ गैल्ब्रेथ ने एक प्रपोजल नेहरू को भी दिया था। उसमें अमेरिका ने अपना U-2 जासूसी विमान को भारतीय सीमा रेखा में उड़ाने की परमिशन मांगी और साथ ही अमेरिका चाहता था कि भारत सरकार ओडिशा के चारबटिया में नया एयरबेस बनाने की इजाजत दे दे। नेहरू ने शुरू में तो बहुत दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं थे। फिर उन्होंने अमेरिकी राजदूत को आईबी के प्रमुख BN मलिक से बात करने के लिए भेजा। इस मीटिंग के बाद भारत सहयोग करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन एक शर्त पर कि इस मिशन के दौरान अमेरिका द्वारा ली गई सभी वीडियो फुटेजेस को प्रोसेस करने के लिए फिल्म लैब चारबटिया में ही बनाई जाए और भारत को उन सभी तस्वीरों तक एक रियल टाइम एक्सेस मिले। और नेहरू इस शर्त पर अड़ चुके थे, लेकिन अमेरिका तो ठहरा अमेरिका, उसको दुनिया से सपोर्ट तो चाहिए था, लेकिन अपनी शर्तों पर। सो अमेरिका ने भारत की कंडीशन नहीं मानी, जिसके कारण यह सिर्फ प्रपोजल बन के ही रह गया। वापस से आते हैं अपनी 1965 की मेन स्टोरी पर, यानी अमेरिका का नंदा देवी वाला फील्ड मिशन। देखिए साहब, वैसे तो ये सीआईए और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच का मिशन था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये मिशन 1960 के दशक में हो रहा था, तब रॉ अस्तित्व में ही नहीं था। तो फिर इस अभियान को किसने किया? दरअसल तब भारत में सिर्फ आईबी ही काम कर रही थी, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की खुफिया गतिविधियां संभालती थी। और इन दोनों एजेंसियों यानी कि सीआईए और आईबी ने इसको इतना गुप्त रखा था कि जब यह मिशन फेल्ड हुआ तो सालों तक किसी को खबर तक नहीं हुई। दशक भर तो यह कहानी लगभग गायब ही रही और शायद हमेशा गायब ही रहती। वैसे अमेरिका पत्रकारों की एक अच्छी और शानदार आदत यह है, वो समय के साथ अपने बेहद गोपनीय दस्तावेजों को भी डीक्लासिफाई करते रहते हैं। और कुछ पत्रकारों की जिद ना होती तो 1970s की यह खबर दुनिया के सामने जग जाहिर ही नहीं होती। लेकिन भारत ने इस पर हंगामा 15 अप्रैल 1979 को शुरू किया था, जब कुलदीप नैयर ने इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर इस कहानी को उजागर किया। हालांकि इस खबर के आने के बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को बुलाकर पूछा, लेकिन तब तक तो पानी सिर के ऊपर जा चुका था। लोग सीआईए के खिलाफ तख्तियां लेकर सड़कों पर आ चुके थे। विपक्षी सांसदों ने तो उस वक्त के प्रधानमंत्री देसाई को पार्लियामेंट में ही घेर लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि पीएम खुद भी इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सांसदों ने इसकी जांच की भी मांग की, ताकि पता लगाया जा सके कि इंस्ट्रूमेंट्स कहां हैं, मिशन को किसने मंजूरी दी और दी तो क्यों दी। इस पर हंगामा इतना बढ़ चुका था कि अमेरिका को भी चिंता सताने लगी थी कि कहीं दुनिया के सामने उनकी पोल ना खुल जाए। तो उसने तुरंत भारत सरकार से इस ऑपरेशन के होने की बात को एक्सेप्ट नहीं करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद जब पीएम देसाई पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर ना ही मना किया और ना ही एक्सेप्ट किया। लेकिन पीएम के सिर्फ इतना कहने से मामला शांत नहीं होने वाला था, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं थी। इससे सबसे ज्यादा खतरा गंगा नदी को था, जिसे भारत में मैया कहा जाता है।
और जो इंस्ट्रूमेंट्स जिस नंदा देवी पहाड़ पर लगाए जाने थे, उसके ग्लेशियर जो लाखों साल पहले बने थे, उस नदी की सहायक धाराओं को पानी देते हैं, जो 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करती है और एक विशाल उपजाऊ इकोसिस्टम को जीवन देती है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं। अब एक तो गंगा नदी से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, दूसरा इसमें करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है। लेकिन सीआईए की इस हरकत से इन सभी पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ने वाला था। पीएम देसाई भी इसकी गंभीरता समझ चुके थे, तो उन्होंने भी गंगा के जल पर पड़ने वाले खतरों की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल दुनिया में शांति लाने का ढोल पीटने वाले अमेरिका पर उठता है। उसने जो डिसीजन लिया वो ये दिखाता है साहब कि अमेरिका कैसे दूसरे देश के लोगों का हमदर्द बनने का सिर्फ दिखावा करता है। क्योंकि जब इस खोए हुए इंस्ट्रूमेंट को खोजने की बारी आई तो उसने कुछ समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर छोड़ दिया। हालांकि इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका समुद्र में खोए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को बरसों तक खोजता रहा है, लेकिन इस नंदा देवी में खोए हुए प्लूटोनियम वाले सवाल पर सीआईए चुप्पी साध लेती है। लेकिन भारत में इसका डर अभी भी बना हुआ है। हमारे मन में सवाल आना जायज है कि खोया हुआ न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स क्या दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक के स्रोतों को जहरीला बना सकता है। अब इसका कोई एब्सोल्यूट जवाब तो देते नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करने में आनाकानी जरूर करते हैं। साल 1970 के दशक में भारत सरकार ने ऐसा ही किया। उसने ऐसी एक अनहोनी होने की घटना को खारिज कर दिया था और प्रधानमंत्री देसाई द्वारा जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने भी जब रिपोर्ट दी तब उसमें भी प्लूटोनियम नहीं मिलने की बात कही गई। हालांकि उसकी एक रिपोर्ट ने लोगों के अंदर डर को थोड़ा कम जरूर किया था। उसने कहा कि इलाके से लिए गए पानी के सैंपल में किसी तरह के प्रदूषित एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी क्लियर किया गया था साहब कि सबसे बुरे हालात यानी कि अगर जनरेटर टूट जाए या प्लूटोनियम कैप्सूल बाहर निकल जाए तब भी पानी से रेडिएशन फैलने की खतरा बहुत कम है। लेकिन परमाणु ऊर्जा इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर हैमर और अन्य परमाणु वैज्ञानिकों ने कहा था कि अगर जनरेटर के कैप्सूल गलत हाथों में पड़ जाए तो उनसे ऐसा हथियार बनाया जा सकता है साहब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को विस्फोट से उड़ाकर और रेडियो एक्टिव धूल फैलाकर दहशत पैदा कर सकते हैं। और नंदा देवी में भी खोया रेडियो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट से यही डर ज्यादा है कि ये किसी और के हाथों में ना लग जाए। क्या आपको क्या लगता है, इसको भारत सरकार को अपने लेवल पर खोजना चाहिए या फिर जैसे है वैसे ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।